नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री ने आज एक बात कही कि एक वक्त जिस पार्टी के पास 400 सीटें थी, आज उसके पास 250 पौने 300 लोग लड़ाने के लिए नहीं है। कांग्रेस पार्टी की वो बात कर रहे थे। भाई सत्ता में आने के लिए, सरकार बनाने के लिए कम से कम 200 सीट तो चाहिए। इतने उम्मीदवार नहीं मिल रहे कांग्रेस पार्टी को, तो अपना वोट क्यों खराब करते हो? तो हमने आपको बताया कि आज कांग्रेस पार्टी वाकई में अपने सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। फिर अमित शाह ने बताया कहां कहां से उनको सीटें आई। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने का मतलब, मोदी की तीसरी बार सरकार बनने का मतलब किस पार्टी के लिए, किस नेता के लिए, क्या मतलब एक बार फिर जैसे बड़े बड़े सीनियर नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था 2019 के बाद, क्या वो एक बार फिर होगा? राहुल गांधी की लीडरशिप को चुनौती मिलेगी। अब राहुल अध्यक्ष तो है नहीं, तो फिर राहुल का अगला कदम क्या होगा? मतलब एक तरीके से उनको पूरी तरीके से बैक सीट लेनी पड़ जाएगी क्या? प्रियंका आएगी फोर फ्रंट पे, कोई और नेता आएगा? कांग्रेस के अंदर चर्निंग कैसे होगी? हमने इसकी बात की। अब जरा यूपी की बात करते हैं। यूपी में अखिलेश यादव 4 के बाद 5वां इलेक्शन भी अगर ये हार जाते हैं, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी कहीं कोई संकट हो सकता है ऐसी पार्टी के अंदर जिसका मतलब ही अखिलेश यादव? अभी और तो कोई नेता है नहीं उनकी पार्टी में उनके अलावा। देखिए, मुझे लगता है कि जब हम लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का भविष्य क्या होगा ये किसी नेता को, अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में एक बड़ी फोर्स है, बड़ी ताकत है, लेकिन वो फोर्स हैं क्यों? वो फोर्स 2 वजहों से हैं। एक तो ये कि मुलायम सिंह यादव इतनी स्ट्रांग पॉलिटिक्स करके गए हैं कि उस अम्ब्रेला में से निकलते निकलते भी अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, और उनका जो MY इक्वेशन है वो बहुत हद तक उनके साथ है। अब M इक्वेशन तो किसी न किसी के साथ एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स में रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई बहुत भ्रम नहीं है। लेकिन जब तीसरी बार सरकार आएगी तो मुसलमानों का भी एक बड़ा हिस्सा वो सरकार के साथ जुड़ेगा, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। चाहे जो हो, जब इस तरह का प्रचंड मैंडेट आता है तो जो भी एंटी फोर्सेज होती हैं वो दिखावे के लिए ही सही, कुछ जानबूझकर जिसको कहें कि हम आगे देख लेंगे क्या होगा, वो थोड़ा सा न्यूट्रल होती हैं। असली चीज है कि क्या यादव मतदाता इस चुनाव के बाद इतना अखिलेश के पास बचेगा? मूल सवाल वही है। और जिस तरह से स्मृति ईरानी के नामांकन में डॉक्टर मोहन यादव को ले जाया गया, जिस तरह से आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ निरहुआ के साथ मोहन यादव बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये वाली जो रणनीति है, अगर ये कारगर हो गई तब तो अखिलेश यादव की बड़ी चिंता की बात है। और उसके बाद अखिलेश यादव क्या, जो उन्होंने जिसको कहा जा रहा है 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, अब सोचिए 14 जब वो हारे तब तो सत्ता में थे ना भाई, 14 में तो वो मुख्यमंत्री थे। इसका मतलब ये कि सत्ता में रहते और सत्ता से हटने के बावजूद अभी तक अखिलेश यादव ने जो जमीनी राजनीति है वो नहीं सीखी, और अगर वो नहीं सीखेंगे तो इसके बाद मुश्किल उनकी बढ़ने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जैसे मैं एक बार बार ये कहता हूं, वैक्यूम नहीं होगा। हो सकता है कि 5 साल के लिए बहुत जबरदस्त ये सरकार दिखे, लेकिन वैक्यूम नहीं होगा। देखिए, आप 19 में ऐसा नहीं जैसा दिल्ली में हुआ कि ऐसा नहीं हो जाएगा, ना ऐसा नहीं हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी तय करना पड़ेगा कि अब 24 के बाद देश किधर आगे जाएगा। नरेंद्र मोदी 2047 तक विकसित भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पॉलिटिक्स कैसे होगी, राजनीति कैसे होगी, उसका समाज पर असर कैसे पड़ेगा, उसके आधार पर तय होगा कि कैसे ये क्षेत्रीय पार्टियां वो सर्वाइव करेंगे अखिलेश यादव। जो आपने यादव वोट वाली थी, भाई किसी भी समाज को, मान लीजिए यादव, मुलायम सिंह की राजनीति सारी यादव वोट की रही, लेकिन किसी समाज को भी तो फ्रूट्स ऑफ पावर चाहिए होते हैं ना? चाहिए होते, बिल्कुल। वो अब अगर एक पार्टी लंबे वक्त तक राज्य में भी, केंद्र में भी सत्ता में आ ही नहीं रही है, तो जाहिर है वो भी तो सोचेगा ना अपने बारे में कुछ ना कुछ। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हर्षवर्धन जी ने कहा कि क्या यादव वोट टूटेगा, क्या सच में टूटेगा? बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश चुनावों में एक यादव को वोट दिया, एक यादव को टिकट दिया, वो है निरहुआ। क्या यादव की रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर? तो फिर अगर हम अखिलेश की बात करें, नो डाउट उन्होंने भी कम को दिया, लेकिन 5 सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो 5 यादव, चाहे वो उन्हीं के परिवार के हैं। 5 यादव। ये देखिए, ये आपने अच्छा किया, मैं यही कह रहा हूँ, यानी भाजपा ने 1 यादव दिया, उन्होंने 1 भी यादव नहीं दिया। नहीं, देखिए, आप परिवार को यादव अगर कहेंगे तब तो देखिए गड़बड़ है ना, परिवार ही है ना। हाँ, लेकिन तो मैं वही ये बोल रहा हूँ कि उन्होंने 5 को दिया, अब बीएसपी ने 4 को दिया। बीएसपी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या यादव वोट बीजेपी की तरफ जाएगा, ये मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर उन्होंने यादवों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो ये मन में यादवों के रहेगा। अच्छा, मायावती क्या अपना मतलब एक फोर्स के तौर पर, चाहे जितनी भी स्पेंट फोर्स हो गई हो, आगे एक आखिरी इलेक्शन लड़ रही हैं। देखिए, मायावती इस वक्त अपनी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही है। अगर आप मायावती को देखें तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है उनकी। वो स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से मुस्लिम, दलित और एक और जाति,
ये उनकी स्ट्रेटेजी है पूरी। आप पूरे चुनाव में उनके कैंडिडेट्स देख लें, पूरे चुनाव में वो जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ये स्ट्रेटेजी अगर मायावती बना पाती हैं, क्या ये स्ट्रेटेजी अगर बन जाती है तो मायावती का सर्वाइवल हो सकता है। उनको मुसलमान भी चाहिए प्लस एक जाति का वोट, मुसलमान, दलित +1, ठीक है। तो ये उन्होंने बकायदा, ये उनका फॉर्मूला है जिसके जरिए वो ये चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें एक लाइन देखिए, आकाश आनंद मुझे बड़े अच्छे नेता के तौर पर दिखे, लेकिन कहीं कहीं जिसको कहते हैं ना जोश में जो उनकी भाषा बिगड़ रही है वो अभी ठीक नहीं। आकाश आनंद बहुत जिसको कहें कि बहुत उनका थॉट प्रोसेस क्लियर दिखता है, क्या राजनीति करनी है वो क्लियर दिखता है, लेकिन कई जगह उनकी भाषा बड़ी खराब हुई है। जैसे वो किसी को कहते हैं ये आतंकी है, फिर कुछ अपशब्द भी बोल देते हैं। तो लेकिन अगर वो उसको बचा ले गए तो आकाश आनंद आगे की राजनीति में बेहतर नेता। अच्छा, भगवंत मान अभी अभी मिले अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल के अंदर, और उसके बाद बाहर निकल कर उन्होंने क्या कहा है ये भी आपको हम सुना देते हैं। उनकी मुलाकात आज एक दूसरी बार मुलाकात कर रहे हैं तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान। आज मैं तिहाड़ जेल में हमारे नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को मिलके आया हूं। सबसे पहले परिवार की बातें हुई। मेरी बेटी नियामत जो कि अभी 1 महीने की हुई है, उसका हालचाल पूछा, कैसी है वो। उसके बाद पंजाब के लोगों की, किसानों की फसल क्योंकि इस बार मंडियों में अब आ रही है, तो उन्होंने पूछा कि पैदावार कैसी है इस बार, और जो किसानों का जो डायरेक्ट जो ट्रांसफर है पैसे की, जो CCL की फसल का पैसा, उसमें कोई बाधा तो नहीं आ रही, या कोई चुनाव आचार संहिता की वजह से पंजाब में कोई ऐसी सहूलत जो रोक ली हो। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है, निरंतर सुविधाएं चल रही हैं, बिजली भी फ्री चल रही है, मंडियों में एक एक दाना जो गेहूं का आएगा वो हम रिकॉर्ड पैदावार करके 130 लाख मीट्रिक टन देश के सेंट्रल पूल में दे रहे हैं, और पैसे भी उसी दिन ट्रांसफर हो रहे हैं। और जो हाड़ी बोलते हैं पंजाबी में इसको, तो ये गेहूं का सीजन जो है वो अभी चरम सीमा पे है। 2-4 दिन में जो सीजन है खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं आपको बतानी चाहता हूं, जो मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताई, कि आज ही रिजल्ट आए हैं पंजाब में सरकारी स्कूल के 158 बच्चों ने, 158 सरकारी स्कूलों के 158 बच्चों ने JEE का परिणाम जो मेन होता है वो पास कर लिया। ये पहली बार हुआ है। इस पर अरविंद केजरीवाल जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा यही शिक्षा क्रांति हमारे सपनों में थी। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से सभी सरकारी अध्यापकों को और जो 158 बच्चे जिन्होंने JEE क्लियर किया। अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके निकले, लेकिन बड़ा जो वो बातें बता रहे हैं भाई, बच्चों के रिजल्ट भी डिस्कस हो गए, खेती किसानी भी डिस्कस हो गई, उनका परिवार भी डिस्कस हो गया, तो बड़े रिलैक्स माहौल में बातचीत हुई होगी। इस बार वो सब आरोप नहीं लगाया उन्होंने कि हमको मिलने नहीं दिया। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जो है अखबार पढ़ रहे हैं, जेल में जो है उनको इतनी फुर्सत है कि सारे बातें अरे सच्ची बात है वो नहीं बताया उन्होंने। सच्ची बात तो ये होगी कि हम कैसे निकले यहाँ से, आप चुनाव कैसे लड़ रहे हैं उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल जैसा जो सुबह से रात तक 24 घंटा जो राजनीति खाता पकाता हो और उगलता हो, वो आदमी राजनीति पर बात न करे और वो आदमी सिर्फ इतनी बात करे कि भाई JEE में कितने बच्चे पास कर गए, स्कूल में कितने बच्चे पास कर गए, विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दे दीजिए, बाकी जो शिक्षक हैं उनको शुभकामनाएं दे दीजिए। मुझे लगता है कि भगवंत मान बहुत सारी चीजें छुपा रहे हैं, बताने वाली बातें बता रहे हैं बस। नहीं, बताने वाली बातें इसलिए बता रहे हैं कि उनको लगता है कि इससे लगे कि देश को लगे कि अरविंद केजरीवाल बड़े चिंतित हैं दिल्ली के लिए। यदि उनको वाकई चिंता होती तो हाईकोर्ट की थोड़ी टिप्पणी भी पढ़ लेते
कि हाईकोर्ट ने इससे ज्यादा कटु टिप्पणी तो लालू प्रसाद यादव के लिए भी नहीं किया था, जो कहा कि भाई आप राष्ट्रीय हितों की बलि देकर के आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं और विद्यार्थियों का अहित कर रहे हैं, उनको पुस्तकें नहीं मिल रही है, उनको जो चीजें फैसिलिटी मिलनी चाहिए एमसीडी। अच्छा, हम तो बात ये कर रहे थे किस नेता की किस नेतागिरी पर क्या असर पड़ेगा, तो केजरीवाल साहब का बताइए भविष्य। देखिए आने वाले दिनों में 2-3 बातें जो अभी दलित राजनीति के बारे में बात हुई। देखिए इस चुनाव में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल करके आया है जातीय जनगणना। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में यदि जीत करके आती है तो कैसे इस मुद्दे को टैकल करती है। क्या ये मुद्दा खत्म नहीं होगा? ये मुद्दा मुझे नहीं लगता है खत्म होगा, और ये मुद्दा क्षेत्रीय पार्टियां खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार की पार्टियां, ये दो यदुवंश खत्म होने भी नहीं देंगे। इसलिए नहीं खत्म होने देंगे कि इनकी पूरी राजनीति की नस नाड़ी जो है वो यहीं आकर के टिकी हुई है। जाति उस नाभि नाल से आप वो निकाल दीजिए तो वो सारे के सारे ये आपको मृत प्राय में, जैसे रावण के लिए कहा जाता था ना कि उसकी नाभि में ही अमृत बसता है। तो ये दोनों यदुवंश जो उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को गरमाए रखते हैं जातीय आरक्षण से और आरक्षण को लेकर के, उसकी उनकी पूरी की पूरी वहीं पर टिकी हुई है। जैसे ही वो आप नाल काट देते हैं उनकी राजनीति वहीं पर ध्वस्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है कि इस चीजों को ये बंद करेंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी इसे टैकल कैसे करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी में से भी दलित लीडरशिप का उत्थान होता है, ऐसे नैरेटिव खड़े कर सकते हैं। जैसे आपको ध्यान में होगा कि जब कल्याण सिंह आए थे तो कल्याण सिंह दलितों के एक बहुत बड़े नेता, हिंदुत्व की तो एक छवि थी, साथ ही साथ ये एक भी छवि ये भी थी कि दलितों के बहुत बड़े नेता थे। लोध संप्रदाय लोध कम्युनिटी तक वो सीमित नहीं रह गए थे, वो पूरी दलितों के। जहां तक मायावती का सवाल है, मुझे नहीं लगता है कि मायावती की राजनीति अब आगे बढ़ पाएगी। मायावती अब मात्र एक जाटो समाज के नेता रह गई हैं, सिर्फ और सिर्फ। भारतीय जनता पार्टी का इतना इनरोड्स हो गया है दलित कम्युनिटी में आज के दिन में, ठीक है, खास करके उनकी जो योजनाओं के कारण, बेनिफिशियरीज होने के कारण, कि मुझे नहीं लगता है कि अब जो है इनका दोबारा से उत्थान हो पाएगा। केजरीवाल का भविष्य उनका केस तय करेगा या ये चुनाव? देखिए केजरीवाल का भविष्य उनका केस तय करेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। केस से यदि वो बाहर निकल आते हैं, जिसकी संभावनाएं मुझे दूर दूर तक नहीं दिख रही हैं, तब उनकी राजनीति को और धार मिलेगी। लेकिन यदि वो फंसे रह जाते हैं तो आम आदमी का फिर सफाया हो जाएगा, फिर आम आदमी की राजनीति जो है वो पंजाब में भी नहीं बच पाएगी। यूपी अखिलेश, तेजस्वी लालू और केजरीवाल। लेकिन मुझे लगता है जब जाति की बात हो रही है राजनीति की, तो मुझे लगता है कि सिर्फ विपक्ष जाति की राजनीति करता, एनडीए के अंदर भी ऐसे दल जुड़े हुए हैं जो जाति की राजनीति करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने उनकी जाति की राजनीति को देखते हुए मजबूरी के साथ उनको अपने साथ जोड़ा हुआ है एनडीए के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इनका 2% का वोट बैंक, 2.5% का वोट बैंक उनके साथ काम में आएगा। और एनडीए के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो भी नहीं चाहेंगे कि देश के अंदर जाति की राजनीति खत्म हो, क्योंकि वो जाति की राजनीति के कारण आज वो टिके हुए। जैसे अनुप्रिया पटेल क्या चाहेगी कुर्मी की राजनीति खत्म हो? वो कुर्मी के कारण जुड़ी हुई है। क्या पासवान वोट के कारण रामविलास पासवान के बेटे चिराग चाहेंगे, जो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी से लेकर जीतते रहे, वो चाहेंगे कि जाति की राजनीति खत्म हो? ओम प्रकाश राजभर चाहेंगे कि जाति की राजनीति खत्म हो? देश के अंदर ऐसी 50 राजनीतिक छोटे छोटे दल है जो भारतीय जनता पार्टी, जिन्हें जातिगत समीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये वोट बैंक उनके साथ जुड़ा हुआ है, उस जाति का हमारे पास कोई नेता नहीं है, उन्हें 1-2 सीट दो, उनका वोट बैंक साथ में लो और इंडिया को मजबूत करो। ये भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार रहा है, और इसी कारण मुझे लगता है बीजेपी कैंडिडेट जाति देख के नहीं खड़ा करता। नहीं, मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में बढ़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी, ये जो बात कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के साथ भी ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, और राहुल जी ने उसको और क्वालिफाई कर दिया कि जाति की जरूरत केवल एनडीए के सहयोगी नहीं, बीजेपी को खुद को भी है। और अगर जाति रेलेवेंट बनी रहनी है तो फिर अखिलेश यादव की, लालू यादव की, सबकी राजनीति बनी रहेगी। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो राजनीति है, जो सोशल कोएलिशन की राजनीति, वो बहुत खतरनाक है, और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत ज्यादा डैमेज करेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपका वो आपका अधिष्ठान है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का मूल अधिष्ठान था कि भाई जाति से बड़ी, हम हिंदुत्व के छतरी के नीचे खड़े थे जिसमें जाति विहीनता थी। इसलिए हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में हम
वर्षों वर्षों 20 साल तक हमको पता ही नहीं लगता कि हम कौन जाति के हैं, वो कौन जाति के हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई जाति नहीं पता है। तो जिस समाज के निर्माण के लिए संघ खड़ा हुआ था, जिस समाज के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी थी, उसके खांचे में जातीयता, तो बीजेपी ने जहर, बीजेपी ने जाति तोड़ी नहीं, जाति जोड़ ली। नहीं, बिल्कुल जोड़ा। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि यदि ये राजनीति को गति मिलती है आने वाले दिनों में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में जातियों के आधार पर पार्टियां खड़ी होंगी। इसका हो चुका है, ये दक्षिण में भी ट्रेंड्स देख चुके हैं। आप देख रहे हैं माझी, जहां पर कहीं पर कंस्टिट्यूएंसी, यदि 2 कंस्टिट्यूएंसी एक कम्युनिटी की होती है तो वहां पर एक पार्टी खड़ी हो जाएगी। 3 कंस्टिट्यूएंसी है तो कुशवाहा की एक पार्टी खड़ी हो जा रही है, माझी की एक पार्टी खड़ी हो जा रही है, कल जो है वो एक और किसी मुसहर की एक पार्टी खड़ी हो जाएगी, कल किसी और जाति की एक पार्टी खड़ी हो जाएगी। और आने वाले दिनों में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसके लिए इनके साथ जोड़ करके सत्ता को शेयर करना जोड़ देता हूं सर, जाति के आधार पर, सिर्फ ये एक बहुत लाइन। खतरनाक, देश के लिए भी बहुत खतरनाक। देखिए गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, गुजरात जैसे राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी जाति खत्म नहीं कर पाई। आपको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा ना पटेल आखिरी में, जब पाटीदारों का विद्रोह हुआ तो आपको लाना पड़ा पाटीदार को। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिना जाति के राजनीति हो नहीं सकती देश के अंदर, और उसका जितना इस्तेमाल अपने राजनीति के लिए किया जाए सारे राजनीतिक दल करते हैं। अरे सर, चाहे मैं चाहे वो एक भारतीय ब्रेक लेना जनता पार्टी पड़ेगा, चाहे शक्ति, विपक्ष उसके बाद फिर मैं आता हूं आपके पास।